हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ अपना आज का उत्तराखंड जी के टेस्ट, जहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न और विवरण सहित देखेंगे उनके आंसरों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जी के टेस्ट। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग की। देखिए, 4 राजनीतिक दल हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम जो गैरसैंण है उसे उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग की। आप जानते हैं गैरसैंण उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले ही तय किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, या उन लोगों के द्वारा जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया या संघर्ष किया। उन्होंने पहले ही तय किया था कि राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड की जो राजधानी होगी वो गैरसैंण होगी, क्योंकि वो पूरे इस राज्य के मध्य में स्थित है। परंतु ऐसा आज तक नहीं हो पाया। छिटपुट छिटपुट कार्य हुए, ग्रीष्मकालीन राजधानी तक बनी, लेकिन अभी भी राजधानी नहीं बनी है गैरसैंण। कई सारे कारण दिए गए। तो किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की थी। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है इन 4 ऑप्शंस में से, वो है दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो 13 जनवरी को क्या हुआ था, एक 13 जनवरी 1992 की बात है, और स्थान है बागेश्वर। बागेश्वर में इस टाइम क्या होता है, उत्तरायणी मेला लगता है 13 जनवरी के आसपास, मतलब मकर संक्रांति के आसपास। उत्तरायणी मेले के दिन बागेश्वर में जो उत्तराखंड क्रांति दल ने, उसने अपना एक ब्लूप्रिंट राज्य को लेकर तैयार किया, एक मतलब खाका तैयार किया कि राज्य कैसा होगा। तो उन्होंने इसमें बताया कि राज्य की जो राजधानी होगी वो होगी क्या, गैरसैंण। और गैरसैंण जो राजधानी होगी उसका मतलब उन्होंने शिलान्यास भी किया, और ये शिलान्यास इन्होंने किया था जुलाई में। ठीक है, जुलाई में उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता थे, इंद्रमणि बडौनी जैसे बड़े नेता थे इसमें, उन्होंने जुलाई 1992 में, ठीक है 92 में, 92 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शिलान्यास किया, और इसका जो नाम चेंज किया था गैरसैंण का, उन्होंने यहाँ पर इसका नाम रखा था चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर नाम दिया था गैरसैंण को, और यहाँ पर राजधानी का शिलान्यास किया था उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने। तो इनका पहले से ही दृढ़ मत था कि राजधानी बनेगी तो गैरसैंण बनेगी। तो राजधानी का जो विचार था गैरसैंण का, वो था उत्तराखंड क्रांति दल का। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु कितनी राशि का बजट रखा गया है। 2021-22 में जो बजट उत्तराखंड सरकार ने पेश किया था, बजट जो पेश किया था वो किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और जो शायद ये बजट पेश हुआ था गैरसैंण में ही। तो इसमें जो पलायन रोकथाम योजना उत्तराखंड की है उसके लिए कितनी राशि का बजट रखा गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कितनी राशि का वो बजट है जो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु रखा गया है। तो 24 करोड़, 22 करोड़, 18 करोड़ या 12 करोड़। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है 18 करोड़। देखिए, तीसरा जो आंसर है 18 करोड़, ये धनराशि रखी गई है मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए, जिससे कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन को रोका जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋषिगंगा घाटी में किस तिथि को आपदा आई थी। तो देखिए, प्रश्न करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, हालांकि 1 वर्ष हो चुका है। तो किस वर्ष ऋषिगंगा घाटी में किस तिथि को आपदा आई थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो 9 जनवरी 2021, 17 फरवरी, 7 फरवरी या 23 फरवरी। इन 4 तिथियों में से कौन सी वो तिथि है जिस दिन ऋषिगंगा घाटी में आपदा आई थी या बाढ़ आई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए 7 फरवरी। देखिए, 7 फरवरी 2021 को क्या हुआ था कि ऋषिगंगा घाटी में एक आपदा आ गई थी। ऊपर ग्लेशियर टूटने से पानी रुक गया था, और अचानक पानी के छूटने से यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, और बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे थे उनमें कार्य करने वाले जो मजदूर थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, वो बाढ़ में फंसने, सुरंगों के अंदर फंसने के कारण। तो यहाँ पर कुल जो लोगों की डेथ हुई थी, 206 लोग लापता हुए थे, तो इन्हें मृत ही माना गया। तो बहुत बड़ी आपदा राज्य की ये थी उस समय की, पिछले साल ही हुई थी 7 फरवरी 2021 को। ठीक है, और ऋषिगंगा में ही ये बाढ़ आई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्कों की सूची में कॉर्बेट पार्क का स्थान क्या है। तो देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्कों की सूची जारी की गई थी 2021 में। ठीक है, और इन सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्कों की जो सूची थी उसमें उत्तराखंड का भी एक नेशनल पार्क शामिल था, वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को इसमें कौन सा स्थान दिया गया था। तो इसमें जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थान था वो था ऑप्शन नंबर 2, दूसरा। देखिए, दूसरा स्थान यहाँ पर मिला था कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई।
तो देखिए फिल्म नीति लागू की गई थी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, या एक मतलब यहाँ इसको एक पर्यटन फिल्मों के पर्यटन के हिसाब से भी डेवलप करने के लिए राज्य को, तो फिल्म नीति की घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। तो किस वर्ष ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2015। देखिए 2015 में उत्तराखंड ने अपनी फिल्म नीति की घोषणा की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए उत्तराखंड की और राज्य सेक्टर की, मतलब जिसमें राज्य ही अपना खर्चा कर रहा है और राज्य ही से बना रहा है, तो राज्य ने ही से बनाया है, तो कौन सी वो योजना है जो राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना, मनेरी भाली द्वितीय जो परियोजना है हमारी कोटली भेल जल विद्युत परियोजना। तो इन चारों में से कौन सी वो परियोजना है जिस पर राज्य मतलब अब खुद खर्च कर रहा है, या वो राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मनेरी भाली द्वितीय। देखिए मनेरी भाली सेकेंड जो परियोजना राज्य की है वो राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना है। देखिए, और जो इसका जो ये स्थित है ये है उत्तरकाशी में भागीरथी पर, ठीक है, भागीरथी पर ये है उत्तरकाशी में ये परियोजना। और इस परियोजना की बात करें तो कुल 304 मेगावाट की ये परियोजना है, 304, ठीक है, मेगावाट की ये परियोजना है। मनेरी भाली द्वितीय परियोजना। टिहरी बांध परियोजना तो राष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो इंडियन मिलिट्री कॉलेज है राष्ट्रीय, इसकी स्थापना कब हुई? तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी, इसका जो सही आंसर यहाँ पर इन सब में से होगा वो है, देखिए 1 मार्च 1922। 1 मार्च 1922 को देहरादून में, ठीक है, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, या इसे कहते हैं, ये भी इसे कहते हैं RIMC, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा नाम भी आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना आप। तो इसकी जो स्थापना हुई थी उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आर्मी के वो की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जो था उस समय जो देहरादून आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स देहरादून आया था, तो उसने इसकी स्थापना की थी। और जो ये कॉलेज था यहाँ से कई सारे मतलब जो प्रशासक होते हैं सेनाओं के, वो यहाँ से निकले हैं बहुत सारे। तो बहुत प्रसिद्ध है ये कॉलेज देहरादून का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री कब मिला? देखिए जागर सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रीतम भरतवाण, उन्हें पद्मश्री दिया गया है अपने मतलब लोक गायन के लिए या जागर गायन की विशेष विधा के लिए। तो इस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। तो किस वर्ष इन्हें पद्मश्री दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए 2019 में प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री दिया गया। अगर बात करें प्रीतम भरतवाण की तो 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, और इनके जन्म दिवस पर 17 सितंबर को घोषित किया गया है जागर दिवस, ठीक है, जागर दिवस है 17 सितंबर। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर जागर दिवस की वो घोषणा की गई है 17 सितंबर को। तो प्रीतम भरतवाण को जो पद्मश्री मिला था वो मिला था 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य में किशोरी शक्ति योजना कब शुरू हुई? तो राज्य की एक योजना है किशोरी शक्ति योजना, तो ये योजना राज्य में कब शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो 2010, 2011, 2007, 2015। तो राज्य की जो किशोरी शक्ति योजना है वो 2011 में शुरू हुई थी। अगर इसकी डेट की बात करें तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2011, ठीक है, शुरू हुई थी राज्य किशोरी शक्ति योजना। इस योजना की बात करते हैं, इस योजना का जो अन्य नाम है वो है, ठीक है, वो इसका जो अन्य नाम है वो है मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना इसका एक अन्य नाम है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राज्य में मोनाल परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2014 से। और इसमें है क्या, मुख्य बिंदु क्या है या मुख्य फोकस किस पर है? तो जो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं होती हैं उनके विकास के लिए, उनको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस किशोरियों की हेल्प करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करने के लिए ये योजना लाई गई है राज्य में किशोरी शक्ति योजना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप है, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। तो किशोरी शक्ति योजना किसके लिए है? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, राज्य में किस वर्ष नई खेल नीति लागू हुई? तो देखिए राज्य में खेल नीतियाँ लागू होती रहती हैं, कई सारी नीतियाँ लागू होती रहती हैं, लेकिन जो लेटेस्ट नई खेल नीति है राज्य में वो किस वर्ष लागू हुई है? तो 2014, 2017, 2021 या 2020। तो राज्य की जो खेल नीति है वो लागू हुई थी, अभी नई लागू हुई है 2021 में राज्य की नई खेल नीति। इससे पहले राज्य की जो खेल नीति लागू हुई थी वो 2015 में भी हुई थी। तो ऑप्शंस को याद रखिए कि राज्य की खेल नीति कब लागू हुई। 2015 भी आंसर ऑप्शन में आ सकता है, 2021 भी आ सकता है, दोनों तो कभी नहीं आएंगे वैसे, पर अलग अलग ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न,
राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? देखिए विधानसभा चुनाव राज्य में हो रहे हैं तो प्रश्न बना है वहीं से कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको देना है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल। तो राज्य की जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो स्थित हैं हरिद्वार में, ठीक है। और हरिद्वार में जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 11 सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में है राज्य की 70 सीटों में से। और जो सबसे कम है वो है 2। और ये 2 सीटें कहाँ कहाँ हैं? तो अगर इन 2 सीटों की बात करें तो ये है पहले तो रुद्रप्रयाग में, फिर बागेश्वर में, ठीक है, और फिर चंपावत में। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 2-2 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे कम हैं, ठीक है। राज्य की अगर बात करें तो राज्य में जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 5 और राज्यसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 3, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है जहाज का पंछी किसकी रचना है? एक रचना यहाँ पर है जहाज का पंछी, प्रसिद्ध रचना है, किस व्यक्ति की ये रचना है? तो पहाड़ का पंछी की अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति की ये रचना है उनका नाम यहाँ पर हम लिखना ही भूल गए हैं, मतलब इनमें से कोई भी वो व्यक्ति नहीं है, न लीलाधर जगोड़ी, न मंगलेश डबराल, न शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, ये कोई भी नहीं है। पहाड़ का पंछी जो रचना है ये है इलाचंद जोशी की, ठीक है। यहाँ पर एक गलती यहाँ पर हो गई है, इलाचंद जोशी, ठीक है। इलाचंद जोशी की जो रचना है वो है जहाज का पंछी। घृणामयी अन्य इनकी कुछ रचनाएं हैं, सन्यासी, घृणामयी, ऐसी इनकी रचनाएं हैं, तो इन्हीं की रचना है जहाज का पंछी। अगला प्रश्न है कफुआ क्या है? देखिए प्रश्न बन सकता है कफुआ क्या है? तो कफुआ लोक खाद्य है, लोकगीत विधा है, लोक नृत्य है या लोक वाद्य यंत्र है? तो ये कफुआ है क्या? ऐसा नया प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे प्रश्न बनते भी हैं। तो कफुआ देखिए कफुआ है एक लोकगीत विधा। अब कैसी लोकगीत विधा है? तो ये लोकगीत विधा उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में या जहाँ पर आपको पता होगा टॉस घाटी में या जहाँ पर पूजे जाते हैं सोमेश्वर देवता, है ना, आप जानते हैं इस नाम से परिचित होंगे। सोमेश्वर, जो दुर्योधन को सोमेश्वर नाम से यहाँ पे पूजा जाता है। तो सोमेश्वर देवता के लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी आराधना में या उनके सम्मान में, तो वो जो लोकगीत होते हैं उन्हें कहा जाता है कफुआ, है ना। तो सोमेश्वर या सोमोसु देवता या इनको समसु देवता भी कहते हैं, तो इनको समसु भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, सोमेश्वरी हर बार नहीं होगा। तो जो समसु हैं उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें उन गीतों को कफुआ कहा जाता है, कफुआ गाना कहा जाता है, मतलब गीत गाना नहीं, कफुआ गाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। तो इन 4 बोलियों में से कौन सी वो बोली है जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? रच, बैसी, फलदा, कोटी, गंगोई या मझ कुमैया, इनमें से वो कौन सी बोली है जो कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 4 मझ कुमैया। मझ कुमैया वो बोली है जो बोली जाती है गढ़वाल और कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में। अब वो सीमावर्ती क्षेत्र लगभग कौन है? तो जैसे चमोली है, ठीक है, चमोली और सीमाएँ मिलती हैं चमोली और अल्मोड़ा या बागेश्वर की, ठीक है, मिलती है ना, अल्मोड़ा या बागेश्वर, यहाँ से इनकी सीमाएं मिलती हैं। तो जो चमोली का ये वाला इलाका है, चमोली का बात करें हम तो थराली ग्वालदम वाला इलाका है, या बात करें तो गैरसैंण वाला जो इलाका है, तो गैरसैंण वाला इलाका जो जानते हैं आप अल्मोड़ा से मिलता है, और थराली वाला इलाका जो है वो बागेश्वर बैजनाथ से मिलता है। तो इन इलाकों के बीच में जो सीमाएं हैं, जो मतलब सीमाओं पर जो क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर है चौखुटिया वाला इलाका है, जैसे और यहाँ पर बैजनाथ वाला इलाका है, तो इन इलाकों में जो भाषाएं हैं वो आदि गढ़वाली आदि कुमाऊनी मिक्स टाइप की हैं, तो उसे ही कहा जाता है मझ कुमैया, ठीक है। अगला प्रश्न है डोटी राज्य से 12 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए वो चंद जिसने डोटी राज्य से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, इनमें से कौन सा वो चंद था? तो उस चंद का नाम था भारती चंद। देखिए भारती चंद की बात करें तो इससे पहले के सभी राजा या ये भी डोटी राज्य के अधीन हुआ करते थे, उनके मांडलिक राजा हुआ करते थे। मांडलिक राजा मतलब अधीन राजा। लेकिन इसने डोटी पर 12 वर्षीय युद्ध का आगाज़ किया, 12 वर्ष तक इसके साथ युद्ध लड़ा और अंतिम रूप से चंदों को स्वतंत्र किया, ठीक है, चंदों को एक स्वतंत्र पृथक इकाई बनाया। चंद इसके बाद स्वतंत्र शासक बन गए और बहुत ज़्यादा शक्ति चंदों की बढ़ गई थी इस युद्ध के बाद। तो यहाँ से डोटी चंदों को टैक्स देते थे, न कि चंद डोटियों को, ठीक है। तो 12 वर्षीय जो युद्ध हुआ था बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट था ये चंद शासन का। चंद शासन काल में इसके बाद चंदों ने बिल्कुल आगे पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनका साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए, धन्यवाद।